हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान जी के जी में। और आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि प्रश्न पत्र में परीक्षा में आपसे किसी भी लेखक के जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और साथ ही साथ उनकी रचनाएं यानी कि कृतियां भी पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में सारा का सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जीवन परिचय से। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था। तो देखिए, जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो मैंने इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जीवन परिचय लिखते समय क्या क्या जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनको आपको नहीं भूलना है। आपको जन्म की तिथि और जन्म का स्थान जरूर से डालना है। भले आप ये ना डालें कि किस दिन हुआ, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि होलिका दहन के पर्व के दिन हुआ था, तो ज़रूरत नहीं है कि आप अपने जो आपका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उसमें आप ये होलिका दहन के पर्व के दिन ये चीज़ आप शामिल करें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी हो जाता है वो हो जाता है उनका जन्म स्थान, जैसे कि फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये कंपलसरी है, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जन्म स्थान और जन्म की तिथि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1907 ईस्वी। अगर आपको निश्चित डेट नहीं पता है तो आप सन से काम चला सकते हैं, लेकिन आपको निश्चित डेट अगर पता होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम डेट भी लेकर चलेंगे कि इनका जन्म 26 मार्च, ध्यान दीजिएगा, साथ में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 26 मार्च में 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आपको जरूर लिखना होता है कि इनके पिता का नाम क्या था। माता का नाम लिख दें तो भी अच्छी बात है। तो पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और इनकी माता का नाम हेमरानी था और ये हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी। यानी इनकी जो माता थी वो एक कवित्री रह चुकी थी, हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी और कवित्री थी। अब आगे बात करें तो नाना व माता के गुणों का प्रभाव ही महादेवी जी पर पड़ा, यानी कि क्योंकि माता इनकी एक कवित्री थी हिंदी और संस्कृत की, तो वही प्रभाव इन पर भी पड़ा और नाना का भी कुछ प्रभाव इन पर पड़ा। आगे 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी महादेवी वर्मा जी के विवाह से संबंधित चीज़ों से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका आगे चल के जो इनका जो जीवन था, इनका जो वैवाहिक जीवन था वो उतना सफल नहीं हुआ था, इसलिए कई बार ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ती हैं। कुछ समय पश्चात महादेवी की माता का देहांत हो गया, यानी माता की मृत्यु हो गई। इसके बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। माता की मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। महादेवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा, जैसा कि मैंने अभी बताया, वैवाहिक जीवन या फिर दाम्पत्य जीवन भी कह सकते हैं, सफल नहीं रहा था। 9 वर्ष की आयु में स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। तो इनका नाम भी कई बार ध्यान में रखकर चलना पड़ता है, इनके पति का नाम। आगे विवाह के बाद इन्होंने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की, यानी कि विवाह के बाद इनकी जो परीक्षाएं इन्होंने दी हैं उन सभी को इन्होंने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया और घर पर रहकर ही इन्होंने चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। यानी इन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली थी और चित्रकला की भी शिक्षा ली थी। और इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद यानी प्रयाग में हुई। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया, यानी ये चांद पत्रिका की संपादक भी रही हैं। आगे अगर बात करें तो इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी से प्रयाग महिला विद्यापीठ के
प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया, यानी प्रयाग महिला विद्यापीठ जो विद्यालय था उसके प्रधानाचार्य पद पर ये कार्य करती रहीं और इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेक्सपियर पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। और 1982 और 83, देखिए कहीं हमें 1982 देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर 1983, इसलिए आप दोनों ही डेट याद रखिए, कोई भी लिख देंगे गलत नहीं होगा, बिल्कुल मामूली सा फर्क है। 1982 और 1983 बिल्कुल एक साथ के ही वर्ष कहलाते हैं। तो 1982 और 1983 ईस्वी में, यानी कि 1982 और 1983 के आसपास इनको भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक कृति पर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला, यामा नामक कृति पर मिला, और इनको भारत भारती पुरस्कार भी 1982-83 में प्राप्त हुआ, उससे सम्मानित किया गया। इनको 1982-83 में भारत भारती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला, तो यामा के लिए। आगे, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। तो देखिए वहां पर हमने तिथि नोट करवाई थी आपको जन्म के लिए 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज में हुई थी। कहां पर हुई थी? प्रयागराज में हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको ना सिर्फ पद्म भूषण मिला, इनको मरणोपरांत यानी इनकी मृत्यु के बाद 1988 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण भी मिला है। 1956 में इनको पद्म भूषण मिला है और 1988 ईस्वी में, यानी इनकी मृत्यु 1987 में हुई, उसके बाद इनको पद्म विभूषण भी मिला है। तो दोनों ही पुरस्कार इनको भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इनके बारे में कुछ और बातें हम जीवन परिचय में शामिल कर सकते हैं, वो मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थी, इनकी ये प्रमुख विशेषता है। और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और निराला जी ने इनको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, 1 नंबर के प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती महादेवी वर्मा जी को किसने कहा है, तो निराला जी ने कहा है। और ये हिंदी की आधुनिक युग की मीरा हैं और ये छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। ये चीजें भी आप अपने जीवन परिचय में शामिल कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं साहित्यिक गतिविधियों के बारे में, या फिर कह सकते हैं साहित्यिक परिचय इनका क्या था। तो साहित्यिक परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि कवयित्री महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावना होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। तो देखिए छायावाद यानी कि छायावादी युग, छायावाद का मतलब है छायावादी युग, तो उसकी ये प्रमुख प्रतिनिधि कवित्री थी। तो देखिए भाषा को किस प्रकार से हम अच्छा बना सकते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, उनकी विशेषता बताते हुए हमने उनका नाम जोड़ दिए। यहाँ पर हम सिर्फ ये भी लिख सकते थे कि महादेवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बनाना है, तो यहाँ पर हम कुछ शब्द ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि कवित्री, छायावाद यानी छायावादी युग, तो छायावादी युग भी लिख सकते हैं कि छायावादी युग की प्रमुख प्रतिनिधि कवित्री। कितना अच्छा लग रहा है, महादेवी वर्मा की यहाँ विशेषता भी बताई गई है। तो उनका नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव और अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। ये चीज़ें आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। इनको आप थोड़ा सा सरल भाषा में भी चाहें तो लिख सकते हैं कि उन्होंने नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण दिखाया है, उनके काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है, वेदना भाव देखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से उस भाषा को सरल बना सकते हैं, बस आपको पॉइंट्स पता होना जरूरी है। आगे, महादेवी वर्मा की चांद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कि जो महादेवी वर्मा द्वारा संपादित चांद पत्रिका थी उसमें उनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ और
इनकी जो रचनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची, यानी एक एक प्रत्येक व्यक्तियों तक कैसे पहुंची, पत्रिकाओं के माध्यम से, और वहां से इनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आगे अगर हम बात करें तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महान कवयित्री समझी जाती हैं। देखिए वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, छायावादी युग की प्रतिनिधि कवि हैं, आधुनिक युग की मीरा हैं, महान कवयित्री हैं, युग प्रवर्तक भी मानी जाती हैं। तो इस प्रकार के शब्द महादेवी वर्मा के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अद्वितीय हैं, यानी भाव पक्ष भी अच्छा था, यानी कि जो इनका फीलिंग्स की जो पावर थी, फीलिंग के द्वारा जो अपनी रचनाएं लिखती थी वो बहुत अच्छी थी, और इनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, कला पक्ष भी बहुत अच्छा था, दोनों ही अद्वितीय हैं। सरल कल्पना, भावुकता एवं वेदनापूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई, यानी कि जो इन्होंने साधारण सरस कल्पनाएं लिखी हैं, भावुकता दिखाई है और वेदनापूर्ण भाव, अभी हमने चर्चा की कि महादेवी वर्मा जी ने वेदना के भाव भी दिखाए हैं, रहस्यवाद भी इनकी काव्य में देखने को मिलता है, तो उन भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। तो अपूर्व की जगह आप महान सफलता भी कर सकते हैं। शब्द आपके हैं, देखिए आप किस प्रकार से लिखना चाहते हैं। आप अगर भाषा को सरल बना रहे हैं, लिखने में आपको आसानी होगी, तो आप ज़्यादा एकदम बिल्कुल क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग ना करें, थोड़ा सा सरल रखें उसको। तो अपूर्व की जगह महान सफलता, बहुत बड़ी सफलता, अपार सफलता, इस प्रकार के शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कल्पना के अलौकिक हिंडोले पर बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्याकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकता रहेगा। ये आप अगर यूज करना चाहें, लाइनें आपको याद बनी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनकी जो योग्यताएं हैं, उसमें चार चांद लगाने का काम है। अगर आप कर सकें बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है। अगर आप खुद से लिख सकते हैं, उनकी तारीफ में आप जितने शब्द लिख सकते हैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है, आप उतने लिखिए। चलिए आगे हम बात करेंगे इनकी कृतियों के बारे में। तो ये था इनका साहित्यिक परिचय। देखिए अगर आपको जीवन परिचय आता है तो जो मैंने बताया कि छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं, आधुनिक युग की मीरा हैं, निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो ये सब चीज़ें आप जीवन परिचय में भी डाल सकते हैं और साहित्यिक परिचय में भी डाल सकते हैं। तो ये साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत भी आ जाएगा और आपका जीवन परिचय के अंतर्गत भी आ जाएगा। और जैसे कि इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला, ये सब चीज़ें आप दोनों ही चीज़ों में आप ऐड कर सकते हैं, चाहे जीवन परिचय लिखते समय या फिर साहित्यिक परिचय लिखते समय। एग्जाम में आपको कोई एक ही मिलने वाला है, तो इन चीज़ों को, ये जो पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे हम कृतियों की बात करते हैं। तो कृतियों की अगर हम बात करें तो इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह, देखिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ आप चाहें तो अपने साहित्यिक परिचय में भी डाल सकते हैं। इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है, जिसमें भावमय गीत संकलित हैं। आगे रश्मि संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। नीरजा में प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। सांध्य गीत के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। दीप शिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। यामा में इनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है और इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां आदि इनकी गद्य रचना है। तो इस प्रकार से भी कृतियां लिख सकते हैं और आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। तो इस प्रकार से भी आप इनकी कृतियों को 1 2 3 करके भी लिख सकते। जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखकर प्रत्येक रचना की विशेषता भी आप उसमें लिखें, आप 1 2 3 करके भी इनकी रचनाओं को नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार है, इस चीज़ को आप अपने साहित्यिक परिचय में भी इनके जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर दिया है जैसे कि यामा में इनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ, तो ये चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप इनके जो साहित्यिक परिचय में लिख सकते हैं कि इन्होंने
प्रकृति का मानवीकरण किया है, नारी का चित्रण किया है, ये सभी चीज़ें आप इनके साहित्यिक परिचय में जोड़ सकते हैं। आगे चलिए हम बात करते हैं इनकी, एक बार जो इनका पूरा जीवन परिचय रहा है उसको एक बार संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि क्या इनका जीवन परिचय है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें इनके बारे में ध्यान रख के चलने हैं। तो देखिए संक्षिप्त परिचय की अगर हम बात करें तो देखिए इनका नाम महादेवी वर्मा, बिल्कुल जानकारी है, महादेवी वर्मा इनका नाम था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, बिल्कुल जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका जन्म, तो देखिए मैंने जन्म के बारे में बताया है कि आपको साथ में इनकी अगर आप एग्जैक्ट डेट याद रखते हैं 26 मार्च जो इनकी एग्जैक्ट डेट है वो अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था, तो माता का नाम याद रखिए। आगे इनकी शिक्षा के बारे में तो इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की और इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। आगे अगर हम बात करें काव्य संग्रह के लिए तो काव्य संग्रह इनके हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा और इनकी गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां, तो इनकी कृतियां हैं। संपादन इन्होंने चांद पत्रिका का किया है और इनकी भाषा शैली कैसी है, शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली भाषा, मुक्तक, गीति काव्य, तो ये इनकी भाषा शैली है। इसको आप इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं कि इन्होंने शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, मुक्तक, गीत काव्य इनकी शैली रही है। तो इस प्रकार से आप इनकी जो भाषा शैली है उसको साहित्यिक परिचय में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये चीज़ भी आप इनके साहित्यिक परिचय में जरूर आप ऐड करें कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इनको शेक्सपियर पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1982 और 83 ईस्वी में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1982-83 में ही इनको भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इसके अलावा इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से 1956 ईस्वी में सम्मानित किया गया और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1987 ईस्वी में 11 सितंबर 1987, एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, तो 11 सितंबर भी आप याद में रख के चलेंगे। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयागराज में, कहाँ पर, प्रयागराज में स्थान भी आप अगर लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो प्रयागराज में इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गई थी और मरणोपरांत, मरने के बाद 1988 ईस्वी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 में पद्म भूषण, 1987 में मृत्यु हुई और 1988 में मृत्यु के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया। तो ये इनका जो था संक्षिप्त परिचय था, जो इम्पॉर्टेंट जानकारी छोटी छोटी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। आप अगर इनका संक्षिप्त परिचय तैयार किए हुए हैं, लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखना तो आपको अपनी भाषा से है, आपको किताब का या गाइड का रटा हुआ लिखना नहीं है, आपको खुद की भाषा प्रयोग करके लिखना है। तो आप इनका संक्षिप्त परिचय बहुत ध्यान से रखें, तैयार रखें। इसी से आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने में पूरी सुविधा, पूरी मदद हो जाएगी। तो ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।